हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी से अभिव्यक्ति और माध्यम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं और एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो यूजर नेम है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, संचार के किस माध्यम में दृश्यों का महत्व अधिक होता है। मींस जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, समाचार पत्र में, रेडियो में, टीवी में या इंटरनेट में। तो ये टीवी होगा क्योंकि टीवी में ही हम विजुअल्स को देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड शैली जो है, आप क्या इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको ये तो पता होगा उल्टा पिरामिड शैली में भाई क्या होता है, इंट्रो है, मुखड़ा है, समापन है, ये 3 भाग होते हैं इसके। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वन शॉट वीडियो का लिंक भी दे दिया गया है जहां पर अभिव्यक्ति माध्यम का जितना भी सिलेबस है वो एक वीडियो में करवा रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वहीं से आते हैं, तो आप वो टॉपिक वाइज वाली भी देख लेना वीडियो। आप इसका आंसर दे सकते हैं कि कितने भागों में समाचार पत्र को इसमें उल्टा पिरामिड शैली में बांटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार का माध्यम कौन सा है। सबसे ज्यादा खर्चीला आप कह सकते हो इंटरनेट है आपका। ठीक है, इंटरनेट पे खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है कंपैरेटिवली, आप अगर दूसरे साधन को देखते हैं तो। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित जो वेतनभोगी पत्रकार होते हैं, मींस कोई भी समाचार जो भी एजेंसी है वहां पे काम करने वाले जो परमानेंट लोग होते हैं, जो सैलरी लेते हैं, उनको कहा जाता है भाई पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारे सामने, इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है, क्या आप बता सकते हो, फीचर, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय या अल्पकालीन। तो संपादकीय इसका सही आंसर होगा। संपादकीय या एडिटोरियल जो होता है वो किसी भी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है, या आत्मा। फिर उसके बाद छठा प्रश्न है हमारे सामने, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है। तो यहाँ पे काव्यात्मक, कथात्मक, वक्तव्यात्मक या रूपात्मक। आप अगर देखोगे जो फीचर लेखन है वो कथात्मक, मींस कथा, कहानी की तरह लिखा जाता है जो फीचर होता है आपका। ये हो जाएगा। उसके बाद अगला सातवां प्रश्न है हमारे सामने, किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आप अगर कुछ भी लिख रहे हो आप किसको ध्यान में रखोगे, माध्यमों को, लेखकों को, जनता को या बाजार को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप कुछ भी ऐसा लिखते हो, ठीक है, आपको जनता के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कुछ भी अगर आप लिख रहे हो। फिर उसके बाद आठवां सवाल हमारे सामने है, आधुनिक जितने भी माध्यम है उनमें से सबसे पुराना क्या है। सबसे पुराना समाचार पत्र यानी कि अखबार है। ठीक है, जितने जनसंचार माध्यम है उनमें से सबसे पुराना समाचार पत्र ही होता है। फिर नौवां प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पे, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है। नेट साउंड, नेट साउंड में अगर आपको बताऊं तो ये वर्ड जो है ये आपका टीवी से रिलेटेड है। ठीक है, टीवी में आप अगर देखोगे सिर्फ बाइट या फिर वॉइस ओवर नहीं होता, बल्कि और भी कई तरीके के साउंड होते हैं, जैसे कि जिनको हम नेट साउंड या फिर नेचुरल वॉइस कहते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि आपकी न्यूज़ जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि नेट साउंड है तो इंटरनेट होगा, नहीं, नेट साउंड जो है वो टेलीविजन से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ, मींस जो नेट पत्रकारिता होती है उसका आरंभ कहां से हुआ था। वो आपका हुआ है वेब दुनिया से। ठीक है, यहां से हुआ था वेब दुनिया, यहां से आपका नेट पत्रकारिता का आरंभ माना जाता है। फिर उसके बाद 11वां प्रश्न है, समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, समाचार लेखन जो होता है आपका, ठीक है, वो आप अगर देखोगे यहाँ पे प्रकार नहीं ककार होगा, सॉरी, जो इसके 6 ककार होते हैं, जिसमें से एक आता है क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये 6 ककार माने जाते हैं समाचार लेखन में। ठीक है, कोई भी समाचार लिखना है तो ये 6 चीजें जरूर देखी जाती हैं उसमें, कि क्या चीज है, कौन है उसमें, कब की बात हो रही है, कहाँ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आप इसमें लिखते हो। फिर 12वां प्रश्न है हमारे सामने, अमीरों की पार्टियों में, ठीक है, और फिल्मी गपशप
और सनसनी फैलाने वाली जो पत्रकारिता होती है उसको आप क्या कहते हो? तो उसको हम पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, जो भी ऐसी जर्नलिज्म जो मतलब जो इस तरीके के जर्नलिस्ट होते हैं वो पेज 3 जर्नलिस्ट कहलाते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, तुरंत घटी घटना की सूचना देने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? सो कोई भी घटना है अगर वो तुरंत घटी है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे? फ्लैश। उसको आप फ्लैश कहोगे। फ्लैश मींस तुरंत, इमीडिएटली जो भी न्यूज आपको मिल रही है। फिर उसके बाद 14th क्वेश्चन हमारे सामने, हिंदी का समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? हिंदी भाषा का। सो आप देखोगे अमर उजाला भी हिंदी का है, हिंदुस्तान भी हिंदी का ही है, दैनिक जागरण भी हिंदी का है, तो आंसर होगा ये सभी। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद 15वां प्रश्न है हमारे सामने, संपादक जो होता है, जो एडिटर होता है, ठीक है, संपादक का क्या दायित्व होता है? तो उसका मेन दायित्व होता है खबरों को ठीक करना। एडिट भाई मतलब एडिटर का काम क्या है? नाम से पता चल रहा है ना, कुछ खराबी है तो काट छाट करना, ठीक करना, उसको अच्छे से पब्लिश करवाना। सो ये संपादक का काम होता है। 16वां प्रश्न है, बहुत अल्प समय के लिए, अल्प मतलब कम, बहुत कम समय के लिए किसी समाचार संगठन में जो लोग काम करते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उन लोगों को आप क्या कहोगे? सो उनको अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। अंशकालिक मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, अंशकाल यानी कि थोड़ा टाइम जो आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप अंशकालिक पत्रकार कहलाते हो। फिर उसके बाद 17वां प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? सो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका मीडिया को या फिर प्रेस को कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। फिर उसके बाद 18वां प्रश्न है हमारे सामने, संपादन का सिद्धांत। तो संपादन मींस एडिटर जो भी होता है, या आप अगर कोई भी ऐसे एजेंसी में काम करते हो, सो आप जो भी आपको फैक्ट पता चल रहे हैं, आपको उसकी शुद्धता देखनी होती है, कितने सही हैं, वस्तुपरकता, उसको अच्छे से परखना होता है, निष्पक्षता, कोई भेदभाव ना हो न्यूज में, और ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। सो फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद 19वां प्रश्न है हमारे सामने, मनोरंजन के लिए लिखा जाने वाला जो सुव्यवस्थित मींस एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ लिखा जा रहा है, सो आप उसको क्या कहोगे? उस लेखन को, उसको हम फीचर लेखन कहते हैं। ठीक है, जो आपके एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए लिखा जाता है। फिर इसके बाद 20वां प्रश्न है हमारे सामने, लोकतंत्र में जनसंचार का क्या कार्य होता है? ठीक है, लोकतंत्र के अंदर जनसंचार का मतलब ये जो जितने जो मतलब समाचार पत्र है, मीडिया वगैरह है या इंटरनेट है, इसका क्या काम है? लोगों को सूचना देना, सही बात है भाई। लोगों को शिक्षित करना, बिल्कुल सही बात है। मनोरंजन करना, ये भी होता है। सो ये सभी ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। फिर इसके बाद 21वां प्रश्न है हमारे सामने, समाचार माध्यमों के लिए पत्रकारों द्वारा किया गया लेखन मींस किसी भी समाचार पत्र में आप अगर काम कर रहे हो और वहां पे आप कुछ लिख रहे हो, सो वो पत्रकारीय लेखन कहलाता है। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 22वां प्रश्न है, पीत पत्रकारिता का दूसरा नाम क्या है? सो पीत पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना इसको, ये पेज 3 पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यम की भाषा जो होते हैं, मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट मीडियम, जो समाचार पत्र मैगजीन्स वगैरह हैं, ठीक है, इनकी जो भाषा होती है, एक तो वो बोलचाल की भाषा यूज होती है उसमें ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो। कई बार लोकोक्तियां और जो मुहावरे होते हैं उनका भी यूज किया जाता है। लिखित भाषा का विस्तार मींस लिखित में यहाँ पे जो है ज्यादा चीजें होती हैं। सो ये सारे ही पॉइंट सही होंगे, तो हम इसमें कह सकते हैं चौथा वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। फिर उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता की वजह क्या है? मींस इंटरनेट इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर हो रहा है? सो एक तो पत्रकारिता का तीव्रगामी माध्यम है, मींस आप इसमें कुछ भी फास्ट क्विकली अपलोड कर सकते हो, किसी भी न्यूज को तत्काल आप अपडेट किसी भी चीज का ले सकते हो, तकनीक आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। सो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। 25वां प्रश्न है, छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड कर भ्रष्टाचार उजागर करना क्या कहलाता है? स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, छुपकर जो किसी की वीडियो बनाते हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है, जिससे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है। 26वां प्रश्न है अब हमारे सामने, संचार प्रक्रिया में जो रिसीवर होता है, रिसीवर तक संदेश पहुंचाने का जरिया कौन सा होता है? सो यहाँ पे क्या है कि समाचार पत्र से भी आपको न्यूज मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, रेडियो से भी मिल सकती है, टीवी से भी मिल सकती है। सो ये सारे ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? इनमें से कौन सी वो पत्रकारी मतलब कौन सी वो मैगजीन है जो कि आपकी हिंदी में अवेलेबल है इंटरनेट पे? हिंदी सराय ये भी है, वागार्थ ये भी है, कादम्बिनी ये भी है।
सो ये चारों के चारों सही हैं, आप कह सकते हो। तो लास्ट वाला ये सभी वाला ऑप्शन सही होगा। 28वां प्रश्न है, समेकित माध्यम किसे कहते हैं इनमें से? समेकित, इंटीग्रेटेड, या जिसमें कई चीजों का मिक्सअप हो, तो आप कह सकते हो इंटरनेट है वो, क्योंकि रेडियो को आप सुन सकते हो, टीवी को आप देख सकते हो। इंटरनेट ऐसी चीज है जो आप सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, और बहुत ही लेटेस्ट भी है और सभी चीजों को इंटीग्रेट करके चलता है। सो इंटरनेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद 29वां प्रश्न है, गतिमान दृश्य, जो मतलब मूवमेंट होते हुए कोई भी दृश्य आप देख रहे हो आपके सामने, जो उसमें बैकग्राउंड वॉइस आ रही होती है, वो आप उसको क्या कहोगे? ठीक है, तो आप उसको वॉइस ओवर कह सकते हो। कोई भी सीन रिकॉर्ड किया है उसके ऊपर आप अगर कुछ अपनी आवाज डाल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, सो वो आपका वॉइस ओवर कहलाएगा। 30वां प्रश्न है हमारे सामने, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? सो इंटरनेट पत्रकारिता यानी कि इंटरनेट पर जो समाचार आते हैं, जो भी प्रसारित किए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो आप पढ़ रहे हो न्यूज, वो आपकी इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। फिर उसके बाद 31वां प्रश्न है, समाचार लेखन के संदर्भ में कौन सा एक ककार नहीं है? सो आप अगर यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या, कौन, कब, ये तीन तो हैं भाई, ठीक है, ये आते हैं उसमें, लेकिन किसे, ये कोई ककार नहीं है। सो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। 32वां प्रश्न है, जनसंचार का प्रमुख माध्यम कौन सा है इनमें से? तो जनसंचार के अंदर आपका समाचार पत्र भी आ जाएगा, इंटरनेट भी आ जाएगा, रेडियो भी आ जाएगा। सो ये सभी करेक्ट हैं। फिर इसके बाद 33वां प्रश्न है, समाचारों के अलावा खेल, अर्थव्यवस्था, व्यापार, इनसे रिलेटेड जो लेखन होता है उसको क्या कहते हैं? सो इसको हम विशेष लेखन कहते हैं, कुछ स्पेशल लिखना नॉर्मल न्यूज से हटकर। फिर 34वां प्रश्न है, जो संवाददाता होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, उनके बीच उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी इंफॉर्मेशन नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उनको काम दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? सो उसको हम बीट कहते हैं। कोई भी रिपोर्टर को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप काम देते हो ना, वो बीट कहलाता है। और उसके बाद 35वां प्रश्न है, आधुनिक मुद्रण तकनीक के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? मींस जो मॉडर्न टाइम में हम प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, ये प्रिंटिंग किसने स्टार्ट करी थी? ये गुटेनबर्ग ने स्टार्ट करी थी। चौथा वाला आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद 36वां प्रश्न है, घटना स्थल से फोन करके किसी घटना की सूचना देना क्या कहलाता है? सो आप कोई भी जगह पर अगर घटना हुई है, ठीक है, और आप अगर फोन करके बता रहे हो, सो आप उसको फोन इन कहोगे। नाम से पता चल रहा है, फोन, फोन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, समाचारों का स्रोत क्या होता है? ठीक है, कोई भी समाचार आपको मिल रहा है तो उसका स्रोत क्या होगा? भाई व्यक्तिगत कोई रिपोर्टर आपको न्यूज दे रहा है, ये भी सही है। समाचार जो ब्यूरो है वो भी सही है। यहाँ इसके अलावा जो एजेंसी होती है वहां से न्यूज आती है, वो भी एक सोर्स होता है। सो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो हम चौथे वाले को सही बता सकते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। 38वां प्रश्न है हमारे सामने, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? ये तो हमें पता है कि कहा जाता है, बट क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई मीडिया जो है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जो हमारे लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं, इन तीनों पर नजर रखता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सो इसमें का और ख दोनों इसमें सही हो जाएंगे। मींस तीसरा वाला ऑप्शन सही है। भाई ये जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाता है मीडिया, और सरकारों की जो नीतियां होती हैं वो जनता को बताता है। फिर 39वां प्रश्न है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर जो गड़बड़ी वगैरह का पर्दाफाश करना होता है उसको आप क्या कहते हो? सो वो आपका वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाता है, कि भाई कोई गड़बड़ी है या कुछ ऐसा हो रहा है, सो उसको बताना वॉचडॉग पत्रकारिता में आता है। 40वां प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? सो भारत का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 41वां प्रश्न है, घटना स्थल से प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी घटना स्थल है, ठीक है, घटना स्थल से जो देखकर और जो बताए जा रहे हैं, जो जो इंफॉर्मेशन है, वो एंकर बाइट कहलाती है आपकी। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि एंकर जो है वो रिपोर्टर से फोन पर बात करता है और सूचना जो है मतलब दर्शकों तक पहुंचाता है, ये तो फोन इन कहलाता है। पर जो घटना स्थल से जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो वहां पर देख रहे होते हैं, उनसे सीधी बात करना एंकर बाइट कहलाता है। फिर उसके बाद 42वां प्रश्न है, जो भुगतान के आधार पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? मींस जिसको जहां पैसा मिल गया उसके लिए काम कर रहे हैं। सो ऐसे पत्रकारों को फ्रीलांसर कहा जाता है, जो किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। 43वां प्रश्न है, समाचार के प्रारंभिक अंश को क्या कहा जाता है? जो समाचार होता है, न्यूज़पेपर, न्यूज कोई भी दी गई है, उसका पहला पार्ट जो होता है वो इंट्रो कहलाता है। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 44वां प्रश्न है,
निम्न में से प्रिंट मीडिया का माध्यम क्या है? प्रिंट यानी कि छपा हुआ, क्या मतलब आप इसमें अगर आप देखोगे कि छपा हुआ कौन सा है इसमें से, भाई टीवी तो छपता नहीं, ना रेडियो छपता है, ना सिनेमा, समाचार पत्र आपका छप के आता है। सो चौथा वाला सही हो जाएगा। फिर 45वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? सो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। सिंपल सा फैक्ट है, आपको याद रखना है, ये आएंगे प्रश्न आपके पेपर में। 46वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो वर्तमान में किस संस्था के अंतर्गत आता है? सो ऑल इंडिया रेडियो आप अगर देखोगे डीडी नेशनल के अंतर्गत आज की डेट में आता है। सो आप इसको ऑप्शन जो 3 वाला है आपका, इसमें करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद 47वां प्रश्न है, भारत का समाचार पत्र जो सबसे पहला था वो कहां पर प्रकाशित हुआ था? सो वो आपका उदंत मार्तंड जो था वो छपा था कलकत्ता से। सो ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। और इसके अंदर संपादन का काम जो था वो जुगल किशोर जी ने किया था, ठीक है। जुगल जो मतलब इनका नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी, इन्होंने किया था इसका एडिटिंग का जितना भी काम था। 48वां प्रश्न है, कार्टून द्वारा सरकार जो मतलब आपका जो नेता वेता होते हैं, सरकार वगैरह होती हैं, इन पे कार्टून बनाकर जो मजाक वजाक नहीं होते, सो उसको क्या कहा जाता है? उसको पत्रकारिता में कार्टून कॉर्नर या कार्टून कोना कहा जाता है। 49वां प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या ये सभी? सो ये सभी करेक्ट है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 50वां प्रश्न है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है? आपको अगर पत्रकार बनना है तो भाई आपके लिए जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है आपके अंदर, है ना। आप जिज्ञासु, जानने के इच्छुक हो तो ही आप पत्रकार बन सकते हो। सो ये तीसरा प्रश्न है। 51वां प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सो ऐसे व्यक्ति को संवाददाता कहा जाता है, रिपोर्टर, ठीक है, जो अलग अलग समाचार जाके और जो है समाचार मतलब ढूंढता है और अखबार को भेजता है। फिर है, समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन सी है? समाचार लेखन जो होता है ज्यादातर वो हमारा विवरणात्मक होता है, मींस विवरण बहुत अच्छे से दिया होता है, डिटेल्ड होता है, ठीक है, पूरा विवरण सही से एक्सप्लेन किया जाता है। 53वां प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन में सबसे ज्यादा महत्व किस बात का होता है? सो सबसे ज्यादा महत्व होता है कि ऐसी घटनाएं जो समसामयिक हैं, जो कंटेम्प्रेरी है, ताजा है, लेटेस्ट है। जितनी लेटेस्ट घटना होगी उतना ज्यादा आपका वो न्यूज, समाचार पत्रकार जो भी है वो अच्छे से काम कर पाएगा। 54वां प्रश्न है, किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु चलाया गया अभियान क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी मुद्दा है, ठीक है, कोई मुद्दा है और अगर आपको क्या करना है कि किसी मतलब जनता को इकट्ठा करना है, जनमत इकट्ठा करना है, सो आप उसमें क्या करते हो कि इसका नाम आप देते हो एडवोकेसी पत्रकारिता। मीन्स कोई भी मुद्दा है, जनता को इकट्ठा करना, एक अभियान चलाना, ठीक है, इसको आप कहोगे एडवोकेसी पत्रकारिता। 55वां प्रश्न है, कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में फीड डेटा को पाठकों की सामान्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है? सो आप इसको एनकोडिंग कहते हो। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में जो है इनकोड किया जाता है, सो ये इनकोडिंग कहलाता है। 56वां प्रश्न है, वेबसाइटों द्वारा मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट पर खबरें देना क्या कहलाता है? सो इसको आप कह सकते हो साइबर पत्रकारिता। मींस वेबसाइट से आप अगर मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर न्यूज पढ़ रहे हो वेबसाइट खोल के, इसको साइबर पत्रकारिता कहा जाता है। 57वां प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में शुरू हुआ था। ईसाई मिशनरियों द्वारा शुरू किया गया था, अपने धर्म की पुस्तकें छापी थी उन्होंने। 58वां प्रश्न है, वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय संचार का साधन कौन सा है? सो आप कह सकते हो कि भाई टीवी बहुत ज्यादा फेमस है, इन सभी में से लोग टीवी के बहुत शौकीन हैं। फिर 59वां जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, खबर और घटना से रिलेटेड जो चित्रों के बिना जो संवाददाता जो सूचना देता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ड्राई एंकर कहा जाता है। मींस कोई खबरें जो आ रही हैं उसमें कोई दृश्य वगैरह नहीं दिखेंगे, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दृश्य नहीं होगा उसमें, बस आपको न्यूज सुनाई दे रही होगी, सो इसको कहा जाता है ड्राई एंकर। 60वां प्रश्न है हमारे सामने, दृश्यों के आधार पर घटना की जानकारी देने वाला एंकर क्या कहलाता है? अब अगर दृश्य दिख रहे हैं तो इसको आप एंकर विजुअल कहोगे। विजुअल्स मींस जो आपको नजर आ रहा है, विजुअल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 61वां प्रश्न है हमारे सामने, भारत में पहला छापाखाना कहाँ शुरू हुआ था? सो 1556 गोवा, ठीक है, गोवा किसने किया था? ईसाई मिशनरियों द्वारा शुरू किया गया था। फिर इसके बाद 62वां प्रश्न है,
कागज और मुद्रण के आविष्कार से रिलेटेड जो क्रांति है उस क्रांति को क्या कहा जाता है? इस क्रांति को आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, इन चार में से क्या होगा। मैंने आपसे इससे पहले भी एक प्रश्न पूछा है, दो प्रश्न है आज, ठीक है, एक तो वो पहला जो पूछा था और एक ही। आप इन दो के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 63वां प्रश्न है, रेडियो किस प्रकार का संचार का साधन होता है? ठीक है, रेडियो जो है वो श्रव्य साधन है, आप सुन सकते हो, आप देखते नहीं हो कुछ भी रेडियो में, बस सुन सकते हो उसे। ये श्रव्य साधन है। इसी के साथ हमारे ये प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।